तो चलिए आज भारत के हेल्थ केयर सेक्टर की नब्ज टटोलते हैं। बिल्कुल। और इसके लिए हम कोई रिपोर्ट या सर्वे नहीं देख रहे, बल्कि सीधे एक बहुत बड़े डायग्नोस्टिक प्लेयर डॉक्टर लाल पैथोलैब्स के, आप कह सकते हैं, अंदरूनी दस्तावेजों को खंगाल रहे हैं। हाँ, हमारे पास उनकी जो हालिया अर्निंग्स कॉन्फ्रेंस कॉल हुई उसका ट्रांसक्रिप्ट है। ये मतलब वो बातचीत होती है जहाँ कंपनी के टॉप मैनेजमेंट, सीईओ, सीएफओ सब। हाँ, सब मिलकर निवेशकों को बताते हैं कि पिछली तिमाही कैसी रही, क्या सही हुआ, क्या गलत और आगे का रास्ता क्या है। एक तरह से कंपनी का अपना हेल्थ चेकअप जो सबके सामने होता है। बिल्कुल। और आज हमारी इस पड़ताल का मकसद ये समझना है कि भारत जैसे देश में जहां लाइफस्टाइल से जुड़ी बीमारियां मतलब रॉकेट की रफ्तार से बढ़ रही हैं, और लोग अब अपनी सेहत को लेकर ज्यादा जागरूक भी हो रहे हैं। हाँ, तो ऐसे में एक बड़ी डायग्नोस्टिक कंपनी खुद को कैसे ढाल रही है, वो भविष्य के लिए क्या बड़े दांव लगा रही हैं, क्या वो सिर्फ टेस्ट बेच रही हैं या कुछ और बड़ा करने की तैयारी में है। यही तो सबसे दिलचस्प सवाल है। ये जो दस्तावेज हैं, ये सिर्फ नंबरों के बारे में नहीं है, ये बदलते भारत की कहानी बताते हैं। अच्छा। हाँ, जहां डायग्नोस्टिक्स अब सिर्फ बीमारी पकड़ने का जरिया नहीं, बल्कि एक सेहतमंद जिंदगी जीने का एक अहम हिस्सा बनता जा रहा है। और हम देखेंगे कि कंपनी इस बहुत बड़े बदलाव को कैसे बुनाने की कोशिश कर रही है। ठीक है, तो चलिए इसे खोल कर देखते हैं। तो सबसे पहली और बड़ी बात जो इन दस्तावेजों से निकल कर आती है, वो है कि भारत में हेल्थ केयर को देखने का नजरिया वो पूरी तरह बदल रहा है। बिल्कुल। अब बात सिर्फ ये नहीं है कि बीमार पड़े डॉक्टर के पास गए और टेस्ट करा लिया। ये तेजी से बढ़ रही हैं। दूसरा, देश की आबादी वो बूढ़ी हो रही है, उन्हें लगातार देखभाल की जरूरत है। और तीसरा, जो सबसे अहम है, प्रिवेंटिव हेल्थ। एग्जैक्टली, लोग अब बीमारी का इंतजार नहीं कर रहे हैं, वो शुरुआती पहचान और बचाव को ज्यादा महत्व दे रहे हैं। ये तो ऐसी बात हुई कि कार खराब होने का इंतजार मत करो, टाइम पर सर्विसिंग करा लो। बिल्कुल, लेकिन इसमें एक बड़ी चुनौती भी तो है। लोग गाड़ी की सर्विसिंग तो करा लेते हैं क्योंकि वो सामने दिखती है, पर अपनी बॉडी की सर्विसिंग को अक्सर टालते रहते हैं। हाँ, ये एक आदत का मसला है। तो कंपनी लोगों की इस आदत को कैसे बदलेगी? मतलब सिर्फ ट्रेंड की बात करने से तो काम नहीं चलेगा। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है, और कंपनी इसका जवाब अपनी रणनीति से दे रही है। उनका तर्क है कि लोग प्रिवेंटिव हेल्थ को इसलिए टालते हैं क्योंकि या तो वो बहुत महंगा होता है या फिर बहुत जटिल। अच्छा। इसीलिए उनकी रणनीति का एक बड़ा हिस्सा इसी समस्या को सुलझाने पर टिका है। और इसी से जुड़ा एक चौंकाने वाला आंकड़ा भी है जिसका जिक्र डॉक्टर लाल करते हैं। क्या? कि भारत में 65% मौतें नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस यानी लाइफस्टाइल की बीमारियों से होती हैं। 65%? हाँ, ये आंकड़ा दिखाता है कि अब फोकस बीमारी के इलाज से हटाकर बीमारी की रोकथाम पर लाना ही होगा, कोई और रास्ता नहीं है। तो फिर इस नए माहौल में कंपनी की रणनीति क्या है? मुझे दस्तावेजों में दो बिल्कुल अलग रास्ते दिखाई देते हैं, लगभग एक दूसरे के उल्टे। हाँ, उनकी रणनीति दो तरफा है। इसे आप पिरामिड स्ट्रैटेजी भी कह सकती हैं। पिरामिड स्ट्रैटेजी? हाँ, पिरामिड के बड़े निचले हिस्से के लिए वो बना रहे हैं पहुंच और किफायती दाम, और पिरामिड के ऊपरी छोटे हिस्से के लिए वो तैयार कर रहे हैं एक बेहद प्रीमियम अनुभव। अच्छा। तो जो पहला रास्ता है वो है स्वस्थ फिट। ये बेसिकली किफायती प्रिवेंटिव हेल्थ पैकेज है। और ये कोई छोटा मोटा साइड बिजनेस नहीं है, राइट? दस्तावेज बताते हैं कि ये अब कंपनी के कुल रेवेन्यू का 26% हिस्सा है। 26%? और इससे भी बड़ी बात यह है कि ये कंपनी की कुल ग्रोथ से दुगनी रफ्तार से बढ़ रहे हैं। अरे वाह, तो ये तो एक जबरदस्त हिट लगता है। बिल्कुल, ये उनका ग्रोथ इंजन बन चुका है। और इसकी खास बात यह है कि इसे अब टियर 2 और टियर 3 जैसे छोटे शहरों में भी ले जाया जा रहा है। मतलब सिर्फ मेट्रो शहरों तक सीमित नहीं है? नहीं, कंपनी के सीईओ शंखा बैनर्जी इस पर बहुत जोर देते हैं। वो बताते हैं कि वे इस मॉडल को छोटे शहरों में ले जाकर एक ऐसे बाजार को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं जहां पहले कोई नहीं पहुंचा था। ये तो वैसा ही है जैसे स्मार्टफोन या 4G डेटा छोटे शहरों में पहुंचा। शुरू में लगता था कि वहां डिमांड नहीं होगी, पर जैसे ही ये किफायती दामों पर मिला, हाँ, इसने वहां के लोगों की जिंदगी बदल दी। शायद प्रिवेंटिव हेल्थ केयर के साथ भी ऐसा ही हो रहा है। पहले ये सिर्फ बड़े शहरों का कॉन्सेप्ट था। एकदम सही एनालॉजी है, और वो इसी मौके को भुना रहे हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अच्छा। पिरामिड का दूसरा सिरा भी है। जहां एक तरफ स्वस्थ फिट है, वहीं दूसरी तरफ उन्होंने सोवा का नाम से कुछ बिल्कुल नया लॉन्च किया है। सोवा का? ये नाम थोड़ा अलग है। ये स्वस्थ फिट से कैसी अलग है? क्या ये बस एक और महंगा हेल्थ पैकेज है? नहीं, ये उससे
कहीं ज्यादा है। सोवा का उनकी दूसरी और बहुत ही प्रीमियम रणनीति है। कंपनी इसे एक टेस्ट पैकेज नहीं कहती, तो क्या कहती है? वो इसे एक पर्सनलाइज्ड, विज्ञान आधारित बीमारी से बचाव का प्लेटफॉर्म कहती है। उनका नारा है साइंस बिहाइंड वेलनेस। साइंस बिहाइंड वेलनेस, ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जमीन पर इसका मतलब क्या है? मतलब ग्राहक को क्या मिलता है? इसका मतलब है कि ये सिर्फ आपके ब्लड सैंपल की रिपोर्ट नहीं देते। इसमें हाई एंड डायग्नोस्टिक्स हैं, एआई सपोर्टेड इमेजिंग, जैसे खास तरह के एमआरआई और सीटी स्कैन। ओके। जी, जीनोमिक टेस्टिंग, और फिर उन सभी डेटा को मिलाकर डॉक्टर से एक विस्तृत सलाह मशवरा भी शामिल है। अच्छा, तो ये सिर्फ ये नहीं बताता कि आपका कोलेस्ट्रॉल कितना है? नहीं, ये बताने की कोशिश करता है कि आपके लाइफस्टाइल और जेनेटिक्स के हिसाब से अगले 10 साल में आपको दिल की बीमारी का कितना खतरा है, और उसे कम करने के लिए आपको आज क्या करना चाहिए। वाह, तो ये भविष्य बताने जैसा है, लेकिन विज्ञान के आधार पर? पर यह अनुभव मिलेगा कहाँ? क्या ये किसी भी लैब में जाकर करा सकते हैं? नहीं, और यही इसका सबसे बड़ा फर्क है। ये एक खास सेंटर पर दिया जाने वाला टच एंड फील अनुभव है। टच एंड फील, हाँ। स्वस्थ फैट हर किसी के लिए हर जगह उपलब्ध है, जबकि सोवा का एक प्रीमियम, खास तौर पर तैयार किया गया वेलनेस अनुभव है, जो अभी दिल्ली एनसीआर में सिर्फ एक सेंटर से शुरू हुआ है। सिर्फ एक सेंटर से? हाँ, और ये सेंटर पूरी तरह से कंपनी का अपना है, कोई फ्रेंचाइजी नहीं। ये एक फ्लैगशिप स्टोर की तरह है, जहां वो भविष्य के हेल्थ केयर का एक मॉडल टेस्ट कर रहे हैं। तो ये रणनीति सुनने में तो कमाल की लगती है। एक तरफ आम आदमी के लिए सस्ता पैकेज, दूसरी तरफ अमीरों के लिए अल्ट्रा प्रीमियम अनुभव। लेकिन कागज पर अच्छी लगने वाली हर कहानी कामयाब तो नहीं होती। सही बात है। तो क्या ये दोहरी रणनीति उनके नतीजों में, उनके आंकड़ों में भी दिखाई दे रही हैं? चलिए अब आंकड़ों पे नजर डालते हैं जो उनके सीएफओ वेद गोयल ने पेश किए। हाँ। तो तीसरी तिमाही में कंपनी का जो राजस्व है, यानी रेवेन्यू, वो 10.6% बढ़ा है। 10.6%? ठीक है, एक स्थिर ग्रोथ है, लेकिन मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी थोड़ी धीमी लगती है, सिर्फ 2.7%। हाँ, ये नंबर थोड़ा कम है। ये तो कुछ खास उत्साहित नहीं करता। बिल्कुल। और कंपनी ने इसकी वजह बताई है मौसमी बुखार से जुड़े टेस्टों में आई एक अप्रत्याशित कमी। उनका कहना है कि इस साल वायरल फीवर का सीजन उतना बुरा नहीं था, इसलिए वो टेस्ट कम हुए। लेकिन क्या ये मौसमी बुखार वाली बात थोड़ी कमजोर नहीं लगती? क्या ये इस बात का संकेत हो सकता है कि बाजार में कंपटीशन बढ़ रहा है? मतलब नए प्लेयर्स? हाँ, और छोटे बड़े कई नए प्लेयर्स उनके मरीजों में सेंध लगा रहे हैं। ये एक जायज सवाल है। हालांकि कंपनी एक दूसरे आंकड़े की तरफ ध्यान खींचती है, जो ज्यादा सकारात्मक कहानी कहता है। और वो क्या है? वो है प्रति मरीज राजस्व, मतलब रेवेन्यू पर पेशेंट। ये 7.5% बढ़कर 927 रुपए हो गया है। अच्छा, 927 रुपए? हाँ, और दिलचस्प बात यह है कि ये बढ़ोतरी दाम बढ़ाने से नहीं आई है। तो फिर ये कैसे हुआ? अगर मरीज कम बढ़े हैं और दाम भी नहीं बढ़े, तो हर मरीज से ज्यादा कमाई कैसे हो रही है? इसका जवाब है टेस्ट मिक्स का बेहतर होना। टेस्ट मिक्स? हाँ, ये इसलिए हुआ है क्योंकि लोग अब ज्यादा कॉम्प्लेक्स और स्पेशलाइज्ड टेस्ट करा रहे हैं। मतलब अब सिर्फ सामान्य ब्लड टेस्ट नहीं, बल्कि स्वस्थ फिट जैसे ज्यादा उन्नत पैकेज या दूसरे खास टेस्ट चुन रहे हैं। तो उससे हर मरीज पर होने वाली औसत कमाई बढ़ जाती है। बिल्कुल। और कीमतों को लेकर एक हैरान करने वाली बात भी सामने आई है। दस्तावेजों में बताया गया है कि उन्होंने दाम बढ़ाने के बजाय अपनी कीमतें कम कर दी। हाँ, सरकार ने रिएजेंट्स पर जीएसटी घटाया। और उन्होंने उसका फायदा सीधे ग्राहकों को दे दिया। ये बात मेरी समझ से बाहर है। हर कंपनी मुनाफा बढ़ाना चाहती है। अगर सरकार टैक्स कम करती है तो ये तो मार्जिन बढ़ाने का सुनहरा मौका था। बिल्कुल था। इन्होंने ये मौका ग्राहकों को क्यों दे दिया? क्योंकि डायग्नोस्टिक्स का कारोबार सिर्फ टेक्नोलॉजी का नहीं, भरोसे का है। इस एक कदम से उन्होंने बाजार को एक बहुत बड़ा संदेश दिया। हम वॉल्यूम के लिए क्वालिटी से समझौता नहीं करेंगे, और हम शॉर्ट टर्म मुनाफे के लिए ग्राहकों का भरोसा नहीं तोड़ेंगे। ये तो उन छोटे असंगठित लैब्स पर सीधा हमला है जो अक्सर कीमतों में हेरफेर करते हैं। एग्जैक्टली। ये सिर्फ एक कीमत कटौती नहीं है, ये ब्रांड को मजबूत करने का एक सोचा समझा दाव है। और इसी वजह से उन्होंने साफ कहा है कि अगले 2-3 तिमाहियों तक दाम बढ़ाने की कोई योजना नहीं है। लेकिन ये बात निवेशकों को शायद पसंद नहीं आई होगी। नहीं। एक निवेशक ने तो सीधा सवाल भी पूछा। उन्होंने कहा कि जब कंपनी के पास ब्रांड है, नेटवर्क है, टेक्नोलॉजी है, सब कुछ है, तो ग्रोथ सिर्फ 10-12% के आसपास क्यों अटकी हुई है? जबकि कुछ दूसरे प्लेयर्स ज्यादा तेज ग्रोथ दिखा रहे हैं। हाँ,
तो इस पर मैनेजमेंट का क्या जवाब था? सीईओ शंखा बैनर्जी का जवाब बहुत दिलचस्प था। उन्होंने कहा कि वो अभी जल्दबाजी में नहीं है और एक मजबूत नींव तैयार कर रहे हैं। मजबूत नींव। लेकिन क्या ये सिर्फ एक अच्छा बहाना नहीं है? निवेशक तो पैसा लगाता है तेज ग्रोथ के लिए, मजबूत नींव के वादों के लिए नहीं। दबाव तो जरूर होगा, लेकिन उनका तर्क यह है कि डायग्नोस्टिक्स में अगर आप बहुत तेजी से फैलते हैं तो क्वालिटी कंट्रोल एक बहुत बड़ी चुनौती बन जाती है। सही बात है। एक गलत रिपोर्ट आपके सालों के भरोसे को खत्म कर सकती है, इसलिए वो धीमी लेकिन स्थिर ग्रोथ को प्राथमिकता दे रहे हैं। उनका कहना था कि पहले वो इस 11-12% की ग्रोथ को स्थिर करना चाहते हैं, ताकि इसके ऊपर अगली बड़ी छलांग के लिए एक मजबूत आधार तैयार हो सके। हाँ, वो एक मैराथन दौड़ रहे हैं, 100 मीटर की स्प्रिंट नहीं। तो इसका मतलब भविष्य के लिए क्या है? इस मजबूत नींव के ऊपर वो क्या बनाने वाले हैं? आगे का रास्ता क्या दिखता है? दस्तावेजों से भविष्य की 3 साफ दिशाएं दिखती हैं। पहली, छोटे शहरों और गांवों में विस्तार जारी रहेगा। स्वस्थ फिट के जरिए ये उनके वॉल्यूम ग्रोथ का एक अहम जरिया बना रहेगा। ठीक है। और दूसरी, सोवा का और एडवांस्ड रेडियोलॉजी जैसे जो पायलट प्रोजेक्ट्स हैं, उन पर बहुत करीबी नजर रखी जाएगी। ये उनके भविष्य के प्रीमियम मॉडल हैं। अगर ये सफल हुए तो कंपनी के लिए एक नया हाई मार्जिन सेगमेंट खुल जाएगा। बिल्कुल। और तीसरी दिशा क्या है? क्या वो सिर्फ अपने दम पर ही आगे बढ़ेंगे? नहीं, तीसरी दिशा है इनऑर्गेनिक ग्रोथ। मतलब दूसरी लैब्स को खरीदना। हाँ, इस पर भी सवाल पूछे गए। मैनेजमेंट ने साफ किया कि वो सही मौकों की तलाश में है, खासकर दक्षिण भारत में। दक्षिण भारत ही क्यों? वहां ऐसा क्या खास है? क्योंकि दक्षिण भारत में स्वास्थ्य को लेकर जागरूकता ज्यादा है, लोगों के खर्च करने की क्षमता भी बेहतर है, लेकिन वहां का बाजार बहुत बटा हुआ है। अच्छा, मतलब बहुत सारे छोटे छोटे प्लेयर्स हैं। हाँ, वहाँ कई मजबूत लोकल प्लेयर्स हैं। तो डॉक्टर लाल पैथ लैब्स के लिए वहाँ किसी एक बड़ी लैब को खरीदकर अपनी पकड़ मजबूत करना एक तेज और कारगर रणनीति हो सकती है। ये उनका अगला बड़ा कदम हो सकता है। वो अपने मार्जिन को लेकर बहुत सहज दिखते हैं। हाँ, मार्जिन को लेके कंपनी अपने 27-28% के ईबिटा मार्जिन से बहुत खुश है। ईबिटा मार्जिन मतलब कंपनी के कोर ऑपरेशन से होने वाला मुनाफा। हाँ, टैक्स और ब्याज चुकाने से पहले का। और वो इसे ड्रीम स्टेट यानी एक सपने जैसी स्थिति कहते हैं। ड्रीम स्टेट। हाँ, उनका मानना है कि अगर मुनाफा इससे ज्यादा बढ़ता है तो उसे और मार्जिन बढ़ाने के बजाय ग्रोथ में वापस लगाना ज्यादा बेहतर है। मतलब पैसे को फिर से बिजनेस में ही लगा देना। बिल्कुल, वो मुनाफे को विस्तार, नई टेक्नोलॉजी और शायद नई लैब्स खरीदने में दोबारा निवेश करना चाहते हैं। तो आज की इस पूरी पड़ताल का सार ये है कि डॉक्टर लाल पैथलैब्स एक ही समय में दो बहुत अलग खेल खेल रही है। एक तरफ वो स्वस्थ फिट के जरिए छोटे शहरों के बड़े बाजार पर कब्जा करने की कोशिश कर रही है, जहां वॉल्यूम ही सब कुछ है। और दूसरी तरफ वो सोवा का जैसे भविष्य के अल्ट्रा प्रीमियम वेलनेस मॉडल की नींव रख रही हैं, जहां अनुभव और वैल्यू सबसे अहम है। बिल्कुल। और ये एक जरूरी सवाल खड़ा करता है। ये दस्तावेज एक ऐसी कंपनी को दिखाते हैं जो वॉल्यूम और वैल्यू, पहुंच और प्रीमियम अनुभव के बीच एक बहुत नाजुक संतुलन बना रही है। सही बात है। भविष्य के लिए बड़ा सवाल सिर्फ ये नहीं है कि वो कितने टेस्ट कर सकते हैं, बल्कि ये है कि वो किसी व्यक्ति की लंबी अवधि की स्वास्थ्य यात्रा का कितना गहरा हिस्सा बन सकते हैं। तो सोचने वाली बात यह है कि क्या सोवा का जैसा व्यक्तिगत डेटा आधारित और रोकथाम पर आधारित मॉडल ही शहरी हेल्थ केयर का नया मानक बन जाएगा, और आने वाले दशक में हम सब अपनी सेहत को कैसे मैनेज करेंगे, इसके लिए इसका क्या मतलब है। क्या हम सिर्फ बीमारी का इलाज ढूंढते रहेंगे, या फिर विज्ञान की मदद से उसे अपने जीवन में आने से ही रोक देंगे? इसका जवाब ही इस पूरी इंडस्ट्री का भविष्य तय करेगा।